जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट फ्यूज़न में। और आज का हमारा टॉपिक है जेल। जेल यानी जो हर ज़िले में बनाई गई एक जेल जो प्रशासन के द्वारा किसी बंदी या किसी क्रिमिनल को रखने के लिए बनाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जेल। हम आपसे शेयर करेंगे बहुत सारी बातें, तो हमारी वीडियो देखते रहें। शुरू करते हैं। तो जेल किसी भी सभ्यता का बहुत प्राचीन एक प्रक्रिया है। जब हमारे देश या विदेशों में जहाँ भी राजपाट या राजाओं के राज हुआ करते थे, वो किसी भी को भी सज़ा देने के लिए एक जेल का निर्माण जरूर कराते थे। किसी भी प्रकार का क्राइम अपराध हो जाने पर किसी भी व्यक्ति को जेल में दंड के तौर पर डाला जाता था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले भी अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने बहुत सारी जेलों का निर्माण किया, जिसमें जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे क्रांतिकारी, आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा नाम सरदार भगत सिंह, इनको लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी। तो इसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने भी इस कल्चर को आगे बढ़ाया। और ऐसे ही जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के उसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश में विभिन्न जेलों का निर्माण किया गया। कोई भी सत्ता जब सरकार में आती है तो वह जेल जैसी चीज़ों पर विशेष ध्यान देती है, जिसमें देश के बड़े बड़े अपराधी, क्रिमिनल, छोटे मोटे चोर उचक्के, चैन स्नेचर या किसी भी क्राइम को करने वाले को जेल के अंदर रखा जाता है। कोई भी सरकार जेल के लिए एक विशेष बजट तैयार करती है। हर एक बजट जेल को प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें कैदियों का खाना पीना, रहना और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। अब वह ध्यान कितना रखा जाता है, यह एक जांच का विषय है। उसमें आपके आला अधिकारी कितना उन बंदियों तक पहुंचा पाते हैं, आपकी सरकार जो आपके लिए देती है, वास्तव में वो बंदियों को कितना मिलता है, ये एक जांच का विषय है। इसमें हम फिर बात करेंगे। प्रिजनर इंडिया स्टैटिक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक भारत की जेलों में 5,73,220 प्रिजनर यानी बंदी जेलों में बंद है। तो ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5,73,220 प्रिजनर जो हमने रिपोर्ट में बताए हैं, उनमें एक आकलन के अनुसार की गई एक जांच के अनुसार पाया गया है कि प्रत्येक 4 बंदियों में से 3 बंदी अंडर ट्रायल हैं। यानी 3 बंदी वो हैं जिसके ऊपर अभी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। केवल 4 बंदियों में से एक ही बंदी ऐसा है जिसको कोर्ट ने, न्यायालय ने कैदी बनाया है, यानी जिसको सजा दी गई है। डाटे के अनुसार जो 4 बंदियों में से 3 बंदी अंडर ट्रायल न्यायालय के होते हैं, तो क्या उन 3 बंदियों को उस एक के चक्कर में अलग ट्रीटमेंट मिलता है? जी नहीं, सभी को वहाँ एक नज़र से देखा जाता है, ऐसा प्रशासन बोलता है। वास्तविकता जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जेल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गोरख धंधा बन चुका है। भारत में बड़े बड़े अपराधी जेलों में रहकर बड़े बड़े काम करते हैं और उनका साथ इसमें देते हैं कुछ आला अधिकारी, कुछ बड़े पॉलिटिशियंस, कुछ बड़े लोग। जी हाँ, जिन तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता। कभी कभी सुनने में आता है कि कोई बड़े अधिकारी किसी बड़े गैंगस्टर के संबंध पकड़े गए हैं। कभी कभी पता चलता है कि किसी नेता के किसी बड़े अधिकारी संबंध पकड़े गए हैं। ये देखा जाए तो अंदर बैठे गैंगस्टर बाहर की दुनिया को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये एक विचारणीय विषय है। और इसमें विचार करने की ज़रूरत कम, जांच कराने की ज़्यादा है। अंदर बैठा बंदी, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही बड़ा आदमी होता है। जेल में आपने देखा होगा, अंदर अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़े गैंगस्टर ने जेल से बैठे बैठे एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल को लाइव साक्षात्कार दिया, लाइव इंटरव्यू दिया। उसकी जांच हुई, जांच में अभी तक कुछ सामने नहीं आया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि भारत में चाहे जेल हो, चाहे आप जेल के बाहर हैं, अगर आप पैसे से मजबूत हैं, अगर आपके पास धन बल है, तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और इन गैंगस्टरों की चकाचौंध भरी लाइफ को देखकर आज हमारे देश में क्राइम का ग्राफ बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है।
नए नए बच्चे इनकी वीडियोस देखते हैं, इनको ग्लैमराइज करने वाली वीडियोस जो आती हैं, इनके टीवी पे जो इंटरव्यू आते हैं उनको देखकर नए नए बच्चे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। 2022 यानी कि पिछले 10 साल के डाटे की अगर मैं बात करूं तो 2022 में क्राइम का डाटा, मीन टू से कि प्रिजनर का डाटा बढ़ा है। बंदियां यानी कि जो आदमी जेल भेजे गए हैं उनके डाटा सबसे ज़्यादा 2022 में रहा है पिछले 10 सालों में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हिंदुस्तान में क्राइम कम नहीं हुआ बल्कि हिंदुस्तान में क्राइम बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें हमारे सिस्टम की है। सिस्टम कौन चलाते हैं? सिस्टम हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हिंदुस्तान में अगर 4 बंदियों में से 3 बंदी अंडर ट्रायल हैं तो क्या उन 3 बंदियों को उस एक के साथ रखा जाना चाहिए जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जिसको भारत सरकार ने या कहें न्यायालय ने सज़ा दे दी है, जिसको अपना कैदी बना लिया गया है? तो जो नए 3 आदमी वहाँ गए हैं जो अभी अंडर ट्रायल हैं, जिनको न्यायालय अभी ट्रायल में रखना चाहता है, क्या वो उसके साथ रहने चाहिए? हमारा जो सर्वे कहता है, जो मैंने वैज्ञानिक सर्वे कहता है, वो भी यही कहता है कि किसी भी हार्डकोर क्रिमिनल के साथ किसी नॉर्मल आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा क्राइम करके जेल के अंदर गया है तो उसको अलग बैरिक में या अलग जगह रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह जब उनकी लाइमलाइट में आता है, बड़े अपराधियों की लाइमलाइट में आता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अपराधी हैं उनकी लाइमलाइट में आएंगे, तो ऐसा पाया गया है कि जो बंदा केवल चोरी के मुकदमे में अंदर गया था, उनके पास अंदर रहने के बाद बाहर आते हुए बहुत बड़ा गैंगस्टर बन और उसने बहुत सारी हत्याएं, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जेल अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग कैटेगरी वाइज ही होनी चाहिए। अगर कोई अपराधी बहुत बड़े लेवल का अपराधी है, जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया होते थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, डॉन ब्रजेश सिंह, डॉन धनंजय सिंह, या डॉन सुभाष सिंह ठाकुर, तो ये इतने बड़े अपराधी हैं कि अगर, और ये अपराधी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं सांसद या विधायक भी चुने गए हैं। तो जैसे ही सांसद या विधायक कोई चुना जाता है उसका एक अलग प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत उसको जेल में अलग सुविधाएं मिलती हैं। उन सुविधाओं की लाइमलाइट में आकर जो नए बच्चे जेल में गए हैं, जो छोटे मोटे क्राइम में अंदर गए हैं, वो उनकी चकाचौंध भरी उस दुनिया से वाकिफ़ होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी इस लेवल को पाना चाहिए। तो हमारा सजेशन ये है कि अगर कोई इतने बड़े लेवल का है, या कोई एमपी होते हुए कोई जेल में आता है, या कोई विधायक किसी क्राइम में सजा होकर के अंदर आता है, तो इन सब लोगों के लिए एक अलग ही जेल होनी चाहिए जिसमें इनके प्रोटोकॉल के तहत इनको रखा जाना चाहिए। बिकॉज कि जो नए बच्चे होते हैं या जो नए लड़के हैं जो जेल में गए हैं केवल किसी छोटे मोटे क्राइम करके या झगड़ा करके, उनके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि वो बंदी जो है अंदर मुझे उसके जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि वो जेल में फ़ोन भी चला रहा है, उसका खाना भी बाहर से आ रहा है, वो रोज़ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और आहार ले रहा है और मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो जस्ट बिकॉज वो बच्चा उनसे संपर्क बना लेता है और वो उसके संपर्क के बाद उसी बच्चों को यूज़ करते हैं। तो जो बंदा एक चाटा मारने के लिए या चैन स्नैचिंग करके या चोरी करके अंदर गया था, आज 2 महीने या 4 महीने बाद जैसे ही वो जेल से बाहर आता है, वो एक बहुत बड़ा अपराधी या मर्डरर, किलर बन जाता है। तो हमारा सजेशन ये है कि सभी की जेल अलग अलग हो जानी चाहिए। बड़े बंदियों को छोटे बंदी के पास नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान में क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण, इन लोगों के प्रभाव में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। जैसे कोई विधायक या एमपी किसी सत्तारूढ़ पार्टी का है और वो जेल चला गया, तो ना चाहते हुए अधिकारी को उसके सामने झुकना पड़ेगा, और जैसे वो अधिकारी झुकेगा वैसे ही उसका वही गोरख धंधा जेल में सब कुछ चालू हो जाएगा और वह अंदर से सब कुछ कंट्रोल करना शुरू करता है। भारत में बड़ी बड़ी कहानियां हैं कि बड़े बड़े गैंगस्टरों ने जेल से फिरौतियां ली हैं। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपनी टीम मेंबर्स के द्वारा किसी को बाहर से उठवा के जेल में बुला लिया है। अभी एक घटना है 2018 की। 2018 में हमने देखा देवरिया जेल में अतीक अहमद ने एक बहुत बड़े व्यापारी को उठवाकर जेल में बुलवाया, उससे पिटाई कराई, उससे
उसके ज़मीन के एग्रीमेंट साइन कराए, उसकी पिटाई करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद सीबीआई ने उसमें जांच की और उनको दोषी पाया गया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ये वो घटनाएं जो हमारे सामने आ गई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें लोग हिम्मत नहीं करते किसी भी गैंगस्टर के खिलाफ जाकर एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो ऐसे ही ये गैंगस्टर इस तरीके से अपनी गैंग को या अपने सिस्टम को रन करते हैं कि जो भी नए लड़के होते हैं इनके प्रभाव में आ जाते हैं। उस वजह से वो लड़के आगे क्राइम करते हैं और देश का जो क्राइम, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 10 साल में क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह ये भी है। एक बात और, भारत की जितनी भी जेलें हैं, सभी जेलों को जो रन करते हैं उनके आला अधिकारी, यानी कि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जेल का मालिक, जेलर, ये दो ऐसे पद होते हैं कि जो जेल के मालिक होते हैं। तो हमारा सजेशन ये है, जब तक ये दोनों अपनी बात पे या संविधान के अकॉर्डिंग अगर अडिग रहें, तो तब तक जेल में कुछ भी अनहोनी घटना या फ़ोन का होना या बाहर से खाना जाना हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि जेल में अगर किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके की घटना है, सबसे पहले गाज इन लोगों पर गिरनी चाहिए। जब तक अधिकारी सस्पेंड होना या घर बैठना नौकरी से नहीं शुरू करेंगे, जब तक इनके अंदर डर नहीं होगा नौकरी खोने का, तब तक ये लोग पैसा लेते रहेंगे और ऐसे ही बड़े बड़े अपराधी जेल से अपने गैंग को, जेल से अपने गिरोह को कंटिन्यू रख पाएंगे और रन करेंगे और देश में ऐसे ही बड़ी बड़ी हत्याएं होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उनको यह दिखाना ज़रूरी है कि अगर आप गलत पाए जाते हैं या आपकी जेल में या आपके अधिकार क्षेत्र में कहीं भी कोई गलती होती है और तो वह उसके जवाबदेही आपकी है। ये जवाबदेही सरकार को तय करनी चाहिए इनके लिए। भारत का जो जेल मेन्यू है उसके हिसाब से रोज़ एक बंदी को कम से कम 100 ग्राम दाल होती है, गुड़ होता है, चना होता है, सब्जियां होती हैं, अंडा होता है। लेकिन क्या यह सब बंदियों तक पहुंच रहा है? क्या पर्याप्त मात्रा जो सरकार प्रोवाइड करा रही है किसी भी जेल के लिए, क्या वो प्रत्येक बंदी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्यों? इस चीज़ की जानकारी भी सरकार को लेनी चाहिए। हालांकि सरकार समय समय पर अपने आला अधिकारियों से जानकारी लेती है, लेकिन अधिकारी क्या उस मटेरियल को बंदी तक पहुंचा रहे हैं? इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। प्रत्येक बंदी को उसका भोजन नहीं मिलता है। प्रत्येक जेलर या सुपरिंटेंडेंट का अगर आप आकलन करें या उनकी जांच कराई जाए तो आप पाएंगे कि वो बाहर बैठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी ज़्यादा पैसा पर मंथ कमाते हैं केवल भोजन से। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जांच और उनकी भी हर एक क्रियाकलाप की जानकारी होनी चाहिए। सरकार को क्यों नहीं प्रत्येक बैरिक से लेकर रसोई तक जेल की कैमरे लगाने चाहिए और वो कैमरे अटैच हों लखनऊ से, और लखनऊ से 24/7 उन पे निगाह होनी चाहिए, खाने से लेके बंदी की प्रत्येक एक्टिविटी के ऊपर, खाने से लेकर रसोई से लेकर बंदी के घूमने फिरने या जो भी वह कर रहा है प्रत्येक एक्टिविटी पर सरकार की स्वयं नज़र होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे खाने से लेकर बंदी की जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्रत्येक चीज़ में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होगी, जिससे किसी भी अनहोनी के होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। प्लस जो जेल में होता है, जो भोजन सरकार ने भेजा है, अगर वो बंदी को नहीं मिल रहा है तो वह भी सरकार की नॉलेज में होगा। तो इसलिए प्रत्येक जेल के मेन गेट से लेकर रसोई से लेकर बैरिक तक कैमरों का उपयोग होना चाहिए और वह कैमरे सीधे अटैच होने चाहिए लखनऊ सीएम ऑफिस से। जो अधिकारी सीएम ऑफिस में उसको देखें वो प्रत्येक 24 घंटे निगरानी रखें, तो उससे जेलों में होने वाला जो लूटपाट है वो बंद होगी। जेल में हमने कई बार पाया है, कई सर्वों में और उसमें भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या बंदियों के दिए गए साक्षात्कार के माध्यम से हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन मिलकर के बंदी को परेशान करता है। शरीफ बंदी से पैसे मंगाने का कार्य होता है, अदरवाइज उसको जान से मारने के अंदर ही धमकी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए सरकार को वहाँ पर कैमरे अवश्य लगाने चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पर सिपाही होते हैं, यानी कि छोटे अधिकारी जो होते हैं, बड़े अधिकारी किसी भी गलती को छोटे अधिकारी के ऊपर डाल देते हैं, तो जवाबदेही बड़े अधिकारी की होनी चाहिए, न कि छोटे अधिकारी की। ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी इसके लिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा
और हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है फैक्ट फ्यूज़न, राणा फैक्ट फ्यूज़न, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी आने वाली अगली वीडियो जेल 2 होगी, उसके लिए अप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। जय श्री राम।